हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बुक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड 4 सेम की आपकी बुक है। और इस बुक का स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीएड 4 सेम की जो आपकी बुक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसके टॉपिक नंबर 1 के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका टॉपिक नंबर 2। आपका जो टॉपिक नंबर 2 है वो है भारत में जाति, वर्ग, धर्म, निर्जातीयता, अक्षमता और क्षेत्रीयता के संबंध में लिंग आधारित समानता और निष्पक्षता। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है, उसको मैं कंप्लीटली कवर करवा दूंगी। तो सबसे पहले लिखा गया है परिचय के बारे में। शिक्षा में समानता अर्थात देश के सभी बच्चों एवं युवकों की शिक्षा में के समान अवसर प्रदान करना आज के युग की मांग है। तो यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षा में समानता अर्थात देश के सभी बच्चों एवं युवकों की शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, जो क्या है आज के युग की मांग है, शिक्षा में समानता होना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश के सभी बच्चों एवं युवकों की शिक्षण संस्थाओं, परिवारों एवं समाज के शैक्षिक पर्यावरण में साम्यता होना आवश्यक है। साम्यता से हमारा अभिप्राय यहाँ पर होता है कि साम्यता में संतुलन या संतुलन बनाए रखना। इस प्रकार शिक्षा में समानता लक्ष्य है और शिक्षा में साम्यता में संतुलता इस लक्ष्य की प्राप्ति का जो है वो एक साधन है। मीन्स की बोला गया है कि शिक्षा में जो समानता है क्या है, एक लक्ष्य है, और शिक्षा में साम्यता संतुलन बनाए रखना इस लक्ष्य की प्राप्ति का जो है क्या है, एक साधन है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर समानता होगी तब शिक्षा होगी, और अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अर्थ में हम निष्पक्षता के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भारत कैसा देश है? भारत एक प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक तथा नागरिक समानता और निष्पक्षता का होना अति आवश्यक है। प्रजातंत्र तभी संभव है यदि देश के लोगों में सामाजिक तथा नागरिक समानता और निष्पक्षता होगी। तो निष्पक्षता से हमारा अभिप्राय है पक्ष रहित होने से लिया जाता है। अब हम सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। निष्पक्षता शब्द समानता शब्द का पूरक समझा जाता है। निष्पक्षता का सामान्य अर्थ किसी विशेष परिस्थिति, समय या काल में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह के लिए बिना किसी भेदभाव के लिया गया निर्णय है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को। निष्पक्षता का सामान्य अर्थ किसी विशेष परिस्थिति, समय या काल में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह के लिए बिना किसी भेदभाव के लिया गया निर्णय है। अब हम समानता के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से समानता शब्द से अभिप्राय है जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर समान होने से लिया जाता है। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को कैसा बनाया है? एक समान बनाया है। समानता का सामान्य अर्थ हर किसी को एक नजरिए से देखना है। इसमें किसी विशेष परिस्थिति, समय या काल की आवश्यकता नहीं होती है। समानता का साधारण सा अर्थ है, और इसको आप अंडरलाइन करके भी पेपर में लिख सकते हैं कि सभी के साथ एक सा व्यवहार करना, ये सभी को एक जैसे नजरिए से देखना, किसी के साथ किसी प्रकार का धर्म, जाति, रंग, भेद के आधार पर कोई भेदभाव ना करना। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा में समानता और निष्पक्षता की आवश्यकता। पहले हमने शिक्षा और समानता का अर्थ के बारे में पढ़ा। अब शिक्षा में क्या आवश्यकता है, निष्पक्षता और समानता की, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय विकास में सहायक। मैंने आपको पीछे ही बोला कि भारत कैसा है, एक प्रजातंत्र देश है, और प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है यदि राष्ट्र में निष्पक्षता और समानता होगी। आर्थिक विकास में सहायक, अगर सभी व्यक्ति किसी के साथ कोई किसी प्रकार की घृणा नहीं करेंगे, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो जो आर्थिक विकास है वो भी अधिक से अधिक होगा। फिर आता है सम समाज की स्थापना में सहायक, उच्च सामाजिक स्तर में सहायक और जनतांत्रिक
चारित्र्य सफलता में सहायक। ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। फिर आता है शिक्षा में समानता और निष्पक्षता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय, कि कैसे शिक्षा में समानता और निष्पक्षता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति को जो है वो किया जा सकता है। पहला है सामान्य विद्यालय प्रणाली, मीन्स की सामान्य विद्यालय प्रणाली होनी चाहिए। सभी को, किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पर एडमिशन देने से मनाही नहीं करनी चाहिए। उच्च शिक्षा तथा ऊंचे पदों पर चयन योग्यता के आधार पर, ना कि रंग, जाति, धर्म के आधार पर। फिर आता है सहायक सुविधाएं प्रदान करना। सहायक सुविधाएं प्रदान करना, सभी व्यक्तियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना। जैसे आप सभी को पता होगा कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाती है, निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अधिक से अधिक शैक्षिक संस्थाओं का खोला जाना, ताकि कुछ बच्चे जो क्षेत्रवाद से पीड़ित हैं या जिनको दूरस्थ स्थान पड़ता है विद्यालय, उनके लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। आर्थिक सहायता मुहैया करवाना, विकलांगों को शिक्षा देना, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, प्रोणों के लिए शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता, और लास्ट है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे जाति प्रणाली के बारे में। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? पहले हमने पढ़ा समानता के बारे में, निष्पक्षता के बारे में, फिर हमने समानता के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि शिक्षा प्रणाली में जो है समानता और निष्पक्षता की क्या आवश्यकता है, और उसके बाद पढ़ा हमने शिक्षा में समानता और निष्पक्षता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय की, कैसे हम शिक्षा में निष्पक्षता और समानता को ला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाति प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको 2 और 4 मार्क्स में ही ज्यादा से ज्यादा आपको ये क्वेश्चन आता है। तो भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वैदिक युग से हमारा समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भारतीय जीवन में जाति एवं वर्ग व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे भारतीय समाज पर जाति प्रथा ने बहुत प्रभाव डाला है। भारतीय समाज पूर्ण रूप से जातियों में विभाजित है। अब आप इस लाइन को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि कास्ट शब्द स्पेनिश शब्द कास्ट से उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? नस्ल, जाति या रूप। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाति को लैंगिकता की शिक्षा का प्रभावी उपकरण बनाने हेतु सुझाव। तो सबसे पहले इसके आपके 10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सभी काफी इजी है और मेरे को नहीं लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार, सामाजिक सुव्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, जातिगत रीति रिवाज तथा स्त्रियां, आर्थिक उन्नति, जातिगत उन्नति, कुप्रथाओं का अंत, स्त्रियों के महत्व से परिचय। ये आपके इसके 10 पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग व्यवस्था के बारे में। वर्ग व्यवस्था के बारे में मैंने आपको 2 नंबर्स या 4 नंबर्स में ही आ सकता है, मैक्स टू मैक्स। वर्ग समाज में एक स्तरीय समूह को संदर्भित करता है। यहाँ पर आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं। वर्ग व्यवस्था व्यक्तियों को अपने व्यवसाय को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। वर्ग की सदस्यता जाति की सदस्यता की भांति वशानुगत नहीं होती है। जो वर्ग की सदस्यता होती है वो जाति की सदस्यता के जैसे, जाति की सदस्य जो होती है वो आपको वशानुगत होती है, मीन्स के वंश के आधार पर चलती है, और जो वंश की वर्ग की होगी वो वशानुगत नहीं होती है। जाति व्यवस्था में सामाजिक परिस्थितियां जन्म से प्राप्त हो जाती हैं, जबकि वर्ग के माध्यम से सीमाएं कभी कठोर नहीं रहती है। फिर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ग सामाजिक स्थिति पर आधारित है। व्यवसायिक कार्यों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि वर्ग क्या है? सामाजिक स्थिति पर आधारित है। दूसरा, व्यवसायिक कार्यों के संबंध में कठोरता संभव नहीं है। तीसरा, व्यक्ति अवसरों का उपयोग कर सकता है। जो भी व्यक्ति को अवसर मिलते हैं वो उनको उपयोग कर सकता है, जबकि जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं है। व्यक्ति को अवसरों की प्राप्ति नहीं होगी, व्यक्ति को वही कार्य करना पड़ेगा जो उसके
पितरों के द्वारा किया गया होगा। फिर आता है आपका वर्ग एक खुला समूह है, व्यक्ति के प्रयास करने पर वर्ग बदल सकता है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्तिगत गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आपका आता है 5th पॉइंट। अब आप देखते हैं 6th पॉइंट। व्यक्ति में वर्ग में सामाजिक दूरी कम रहती है, जबकि जाति व्यवस्था में छुआछूत वगैरह सामान्य देखा जाता है। वर्ग व्यवस्था प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है। और लास्ट आता है वर्ग व्यवस्था में विवाह, खान पान आदि में कठोरता जो है वो नहीं देखी जाती है, जबकि जाति व्यवस्था में इसके कुछ कठोरता देखी जाती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है धार्मिक शिक्षा। काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका लेंथी टॉपिक भी है एक प्रकार से। धर्मनिरपेक्षता के बारे में पहले हम जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टिगत रखते हुए मुदालियर आयोग द्वारा धार्मिक शिक्षा के विषय में सुझाव इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो भारत कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टिगत रखते हुए जो मुदालियर आयोग के द्वारा जो है वो धार्मिक शिक्षा के लिए कुछ जो है वो सुझाव इस प्रकार से दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब संविधान के अनुसार विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुसार जो है वो विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वे केवल ऐच्छिक आधार पर और स्कूल की पढ़ाई के घंटों के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जो स्कूल है वो ऐच्छिक आधार पर माता पिता की अनुमति से जो है वो स्कूल की पढ़ाई के घंटों के अतिरिक्त जो है वो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा विशेष धर्म के बालकों और अभिभावकों तथा स्कूल प्रबंधकों की इच्छा से ही दी जा सकती है। इस सुझाव को प्रस्तुत करने से हम यह बताना चाहते हैं कि स्कूल में भेदभाव, द्वेष, धार्मिक घृणा तथा कट्टरता को प्रोत्साहित ना किया जाए। धार्मिक शिक्षा देना तो ठीक है, परंतु इस आयोग के द्वारा एक और बात कही गई है कि इस सुझाव को प्रस्तुत करने से हम यह बताना चाहते हैं कि स्कूल में भेदभाव, द्वेष, घृणा या धार्मिक घृणा तथा कट्टरता के जो है वो प्रोत्साहित ना किया जाए धार्मिक शिक्षा के अंदर। फिर आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं इसमें पर धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभूत तो अवश्य की गई, किंतु इस शिक्षा के कुछ लाभ तथा हानियां हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट है धर्म के प्रति व्यापकता का दृष्टिकोण। अगर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों का जो है वो धर्म के प्रति कैसा दृष्टिकोण आएगा? व्यापकता का दृष्टिकोण आएगा। वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के बारे में भी अधिक से अधिक जानेगा। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास से यहाँ पर अभिप्राय है कि उसका आध्यात्मिक विकास भी साथ साथ में होगा। फिर आता है आपका आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता का सामंजस्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसके द्वारा? जो है वो धार्मिक शिक्षा के द्वारा। फिर आता है धार्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय। धार्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय। धर्म के द्वारा तर्कयुक्त चिंतन का विकास होता है तो वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। 5th पॉइंट आता है धार्मिक सहिष्णुता का विकास। जैसे मैंने आपको 1st पॉइंट में बताया, सेम एट इज आप यहाँ पर भी वैसे ही लिख सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास होगा। व्यक्ति दूसरे धर्मों का भी आदर करना सीखेगा। आदर्श जीवन की कला का विकास, जहां पर कहीं ना कहीं धर्म हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने की भी शिक्षा देता है, एक डिसिप्लिन जीवन व्यतीत करने की भी शिक्षा देता है। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें आदर्श जीवन की कला का विकास सिखाता है। धार्मिक संरक्षण के साथ साथ शारीरिक संरक्षण भी प्रदान करता है। धार्मिक संरक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करता है। शिक्षा का समृद्धिकरण करता है और मानसिक शिक्षा का जो है वो समृद्धिकरण करता है। फिर आपका आता है हानि के बारे में हम पढ़ेंगे। धार्मिक शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले उसके परिचय से हमने दिया। फिर हमने पढ़ा कि धार्मिक शिक्षा के क्या लाभ हैं और हम काफी इंपॉर्टेंट जो है वो उसके हानियों के बारे में पढ़ेंगे। अंधविश्वासों के प्रति श्रद्धा। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जहां पर व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी जन्म लेते हैं, व्यक्ति में कट्टरपंथ आ जाती है। फिर अब दूसरा आता है कोरी आदर्शवादिता। कोरी आदर्शवादिता से हमारा अभिप्राय है कि व्यक्ति केवल किसी एक धर्म को मानना
शुरू कर देता है या अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ रखता है, जिसे क्या आती है, कोरी आदर्शवादी आती है। मानसिक द्वैत का विकास। मानसिक द्वैत से हमारा अभिप्राय है कि कभी कभी हम देखते हैं कि धर्म परिवार द्वारा जो है सिखाया जाता है, अभी तो धर्म अगर विद्यालय के द्वारा सिखाया जाएगा तो जो परिवार के द्वारा सिखाए गए जो धार्मिक आचरण है और विद्यालय के द्वारा सिखाए गए जो धार्मिक आचरण है उनमें जो है वो द्वैत उत्पन्न होगा, जिससे बच्चे के मानसिक में एक तरफ परिवार आ जाता है और एक तरफ जो है वो विद्यालय के धार्मिक आचरण जो है वो आ जाते हैं। फिर आपका आता है कट्टरता और संकीर्णता का विकास। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, जिससे क्या होगा, कट्टरता और संकीर्णता का जो है वो विकास होगा। वैज्ञानिकता से मोहभंग हो जाता है व्यक्ति का। सामाजिक व्यवस्था में घृणा आ जाती है और धार्मिक उन्माद का जन्म होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नर जातीयता के बारे में, तो अच्छे से सुनिएगा आराम से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 2 मार्क्स में मैक्सिमम ये पूछा जाता है। एक व्यक्ति या समूह वे विभिन्न सांस्कृतिक लक्षणों के कारण स्वयं को या खुद को एक विशेष जाति या समूह से कैसे संबंधित करते हैं, इसे नरजातीयता कहा जाता है। नरजातीयता को मनोवैज्ञानिक एकता के लक्षण करने वाले साधन के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें सामान्यतः एक सामान्य उद्भव, सामान्य रक्त संबंध आदि को महत्व दिया जाता है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं इसके कुछ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, उनसे आप कुछ और अच्छी तरह से जो है वो ये समझ आ जाएगा। विकास की प्रक्रिया से बाहर रहने के कारण या आसमान भेदभावपूर्ण विकास से प्रभावित होने के कारण असंतोष उभरता है और निर्जातीय आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। सत्ता की भागीदारी में असमानता और भेदभाव को लेकर 2 निर्जातीय समूहों के बीच संघर्ष पैदा हो जाता है। और लास्ट आपका आता है निर्जातीय का संबंध जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि आरोपित पहचानों से है। लास्ट आपका टॉपिक आता है अक्षमता तथा क्षेत्रीयता। सबसे पहले हम अक्षमता का अर्थ पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्षेत्रीयता का अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्षमता अर्थात क्षमता रहित होना है। अक्षमता से कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक इत्यादि जो है वो कारण आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए जिन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है। कुछ बच्चे जो है वो शारीरिक रूप से जो है वो अक्षम होते हैं, जिन्हें जो है वो दिव्यांग कहा जाता है। अब हम क्षेत्रता के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रता शब्द क्षेत्र से मिलकर बना है। क्षेत्र खेत को भी कहा जाता है, परंतु यहाँ क्षेत्रीयता किसी ऐसे निश्चित भूखंड से है जिसमें निवास करने वालों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि मेल खाते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में क्षेत्रता की भावना अत्यधिक प्रबल रही है, जिसके कारण से ही भारतवासी एकजुट नहीं हो पाते हैं। क्षेत्रता की भावना के ही कारण जो है वो भारतवासी जो है एकजुट नहीं हो पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अक्षमता तथा क्षेत्रता की समानता की आवश्यकता तथा महत्व और अक्षमता तथा क्षेत्रता की निष्पक्षता का औचित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षमता और क्षेत्रता की निष्पक्षता में बाधाएं। तो मेरे को नहीं लगता है कि अब आपको ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी इजी है और हमने अक्षमता और निष्पक्षता का अर्थ के बारे में भी पढ़ लिया है। तो राष्ट्र से व्यक्ति के और विकेंद्रीकृत विकास हेतु दूसरा पॉइंट आता है अराजकता के से बचने हेतु। तीसरा राष्ट्रीय एकता हेतु। 4th पॉइंट लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु। 5th अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा हेतु। 6th पॉइंट आता है संवैधानिक प्रावधानों की सफलता हेतु। और 7th आता है आत्मनिर्भरता हेतु। अब हम पढ़ेंगे अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की निष्पक्षता का औचित्य। जागरूकता हेतु 1st पॉइंट, गतिशील समाज की स्थापना हेतु, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु, लोकतंत्र की सफलता हेतु और देश की एकता तथा विकास हेतु। अब हम पढ़ेंगे अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की निष्पक्षता में क्या क्या जो है वो बाधाएं देखी जाती हैं। संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना, लोगों की
अनुपयुक्त अभिवृत्ति, राजनीतिक कारण देखे जाते हैं, वित्तीय समस्या, पृथक विद्यालयों या आवश्यक उपकरणों का अभाव और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव यहाँ पर देखा जाता है। और लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो ये था आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक नंबर 2, भारत में जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता, अक्षमता और क्षेत्रीयता के संबंध में लिंग आधारित समानता और निष्पक्षता। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप परिचय और अर्थ से करेंगे और एक परिभाषा इंक्लूड करेंगे और जो भी बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा वो लिखेंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब